नमस्कार दोस्तों, आज हम जन विश्वास अधिनियम 2026 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जन विश्वास अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की सहमति किस तिथि को प्राप्त हुई? सही उत्तर है 7 अप्रैल 2026 को। जन विश्वास अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की सहमति 7 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की धाराओं के लिए जन विश्वास अधिनियम के संशोधन किस तिथि से प्रभावी हुए हैं? सही उत्तर है 19 जून 2026। रेलवे अधिनियम 1989 की धाराओं के लिए जन विश्वास अधिनियम के संशोधन 19 जून 2026 से प्रभावी हुए हैं। अगला प्रश्न है, जन विश्वास अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद प्रत्येक कितने वर्षों में न्यूनतम जुर्माने या शास्ति में 10% की वृद्धि की जाएगी? सही उत्तर है 3 वर्ष। प्रत्येक 3 वर्ष पर न्यूनतम 10% की वृद्धि की जाएगी। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार एक्सेस चार्ज अब कितना होगा? सही उत्तर है 500 रुपए। धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर पहले 250 रुपए अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था, अब वह बढ़कर न्यूनतम 500 रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम की धारा 144 अवैध फेरी और हॉकिंग के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी? सही उत्तर है 2000 रुपए। रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, धारा 144 के तहत यदि अपराधी शास्ति देने से पेनाल्टी देने से इनकार करता है तो सक्षम न्यायालय उसे न्यूनतम कितनी सजा देगा विशेष कारणों के बिना? सही उत्तर है 1 महीने का कारावास या 2000 रुपए जुर्माना। धारा 144 के तहत यदि अपराधी पेनाल्टी देने से इनकार करता है तो उसे सक्षम न्यायालय न्यूनतम 1 महीने का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना की सजा देगा। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 145(1) के तहत नशे की हालत में उपद्रव करने पर जेल और जुर्माने के अलावा कौन सा नया विकल्प जोड़ा गया है? सही उत्तर है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। संशोधित धारा 145(1) के तहत नशे की हालत में उपद्रव करने पर जेल और जुर्माने के अलावा कौन सा नया विकल्प जोड़ा गया है? सही उत्तर है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। अगला प्रश्न है, धारा 147(1) के अनुसार यात्री क्षेत्र पैसेंजर एरिया में अनाधिकृत प्रवेश और वहां से जाने से मना करने पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी? सही उत्तर है 500 रुपए। धारा 147(1) के अनुसार पैसेंजर एरिया में अनाधिकृत प्रवेश और वहां से जाने से मना करने पर न्यूनतम 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, धारा 147 के तहत यात्री क्षेत्र पैसेंजर एरिया की परिभाषा किस अधिनियम के संदर्भ से ली गई है? सही उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957। धारा 147 के तहत यात्री क्षेत्र अर्थात पैसेंजर एरिया की परिभाषा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 से ली गई है। अगला प्रश्न है, धारा 145 में न्यूसेंस की परिभाषा अब किस नए कानून के अनुसार मानी जाएगी? भारतीय न्याय संहिता BNS 2023
धारा 145 में न्यूसेंस की परिभाषा अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत महिलाओं के डिब्बे में प्रवेश करने पर पुरुष पर अब कितना दंड है? सही उत्तर है 2500 रुपए। रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत महिलाओं के डिब्बे में प्रवेश करने पर पुरुष यात्री पर 2500 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 162 के अनुसार किस व्यक्ति के विरुद्ध महिला कोच में प्रवेश हेतु कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी? सही उत्तर है ट्रांसजेंडर व्यक्ति। संशोधित धारा 162 के अनुसार ट्रांसजेंडर पर्सन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, धारा 165 के तहत अस्वास्थ्यकर सामान लाने पर न्यूनतम शास्ति की राशि क्या है? ऑफेंसिव गुड्स लाने पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। धारा 165 के तहत ऑफेंसिव गुड्स बिना अनुमति के स्टेशन पर लाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 167 के तहत ट्रेन के डिब्बे में धूम्रपान स्मोकिंग करने पर कितनी पेनाल्टी है? सही उत्तर है 2,000 रुपए। संशोधित धारा 167 के तहत ट्रेन के डिब्बे में धूम्रपान करने पर 2,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, धारा 159 के तहत रेलवे परिसर में गलत पार्किंग या वन वे उल्लंघन पर कितनी शास्ति है? सही उत्तर है 500 रुपए। धारा 159 के तहत रेलवे परिसर में गलत पार्किंग पर 500 रुपए की पेनाल्टी है। अगला प्रश्न है, यदि आरोपित व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो वह कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है? सही उत्तर है 30 दिन। यदि आरोपित व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो वह 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है, अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा? सही उत्तर है 60 दिन। अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम की धारा 142 के तहत टिकट के हस्तांतरण पर लगने वाली न्यूनतम अतिरिक्त प्रवाह राशि क्या है? सही उत्तर है 500 रुपए। रेलवे अधिनियम की धारा 142 के तहत टिकट के हस्तांतरण मतलब अपना टिकट किसी और को देने पर 500 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। अगला प्रश्न है, धारा 144 के तहत यदि कोई व्यक्ति चौथी या उससे अधिक बार अवैध फेरी लगाते पकड़ा जाता है तो न्यूनतम कारावास क्या है? सही उत्तर है 3 महीना। धारा 144 के तहत यदि कोई व्यक्ति चौथी या उससे अधिक बार अवैध फेरी लगाते पकड़ा जाता है तो उसे न्यूनतम 3 महीने का कारावास की सजा होगी। अगला प्रश्न है, जन विश्वास अधिनियम ने रेलवे अधिनियम की किस धारा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है जो सूचना देने में विफलता से संबंधित थी? धारा 158। जन विश्वास अधिनियम ने रेलवे अधिनियम की धारा 158 को पूरी तरह समाप्त कर दिया है जो सूचना देने में विफलता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 155(1) के तहत किसी दूसरे के लिए आरक्षित सीट पर जबरन बैठने पर कितनी पेनाल्टी लगेगी? सही उत्तर है 2,000 रुपए। संशोधित धारा 155(1) के तहत किसी दूसरे के लिए आरक्षित सीट पर जबरन बैठने पर अब 2,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। अगला प्रश्न है, धारा 155(2) के अनुसार यदि कोई यात्री उसे आवंटित नहीं किए गए डिब्बे में यात्रा करता है तो कितनी शास्ति देय है? सही उत्तर है 1,000 रुपए। धारा 152(2) के अनुसार यदि कोई यात्री
उसे आवंटित नहीं किए गए डब्बे में यात्रा करता है तो उसे 1,000 रुपए की पेनाल्टी दे होगी। अगला प्रश्न है धारा 156 छत, पायदान या इंजन पर यात्रा करने के तहत प्रथम उल्लंघन पर कितनी शास्ति है, पेनाल्टी है 2,000 रुपए। धारा 156 के तहत छत, पायदान या इंजन पर यात्रा करते हुए पाए जाने पर प्रथम उल्लंघन पर 2,000 रुपए की पेनाल्टी है। अगला प्रश्न है धारा 156 के तहत द्वितीय या पश्चातवर्ती, सेकेंड और सब्सिक्वेंट बार बार यह अपराध करने पर उस व्यक्ति को 1 महीने का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगला प्रश्न है रेलवे अधिनियम की धारा 172 के तहत ड्यूटी के दौरान नशे में रहने वाले रेलवे कर्मचारी के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? सही उत्तर है न्यायालय के विवेक पर जुर्माना बिना ऊपरी सीमा के। संशोधन के बाद धारा 172 से 500 रुपए शब्द को हटा दिया गया है। अब केवल कारावास या जुर्माना बिना विशिष्ट सीमा के लिखा है, अर्थात न्यायालय अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी जुर्माना लगा सकता है। अगला प्रश्न है धारा 146 रेलवे सेवक के कार्य में बाधा डालना के तहत अब अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? सही उत्तर है 3 महीना। धारा 146 के तहत अब अधिकतम 3 महीने का कारावास है। धारा 146 में कारावास की अवधि 6 माह से घटाकर 3 माह कर दी गई है। अगला प्रश्न है धारा 146 के तहत अब अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? सही उत्तर है 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। धारा 146 के तहत अब जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है धारा 210 ए में किए गए संशोधन के अनुसार पेनाल्टी में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? सही उत्तर है केंद्र सरकार। धारा 210 ए में किए गए संशोधन के अनुसार पेनाल्टी में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है धारा 163 के तहत निषिद्ध माल गुड्स नॉट टू बी कैरिड ले जाने पर शास्ति की राशि क्या होगी? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि के बराबर। इसमें कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो निषिद्ध माल के लिए राशि पेनाल्टी निर्धारित की है वह पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से पहले रेलवे के अधिकांश अपराध किस प्रकार के थे? सही उत्तर है क्रिमिनल, आपराधिक। जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से पहले रेलवे के अधिकांश अपराध आपराधिक प्रकृति के थे, क्रिमिनल प्रकृति के। पहले इसमें सीधे न्यायालयी जुर्माना और जेल होती थी, अब इन्हें नागरिक शास्ति में बदला गया है, अर्थात न्यायालय के तहत समझ प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी ही पेनाल्टी वसूल कर लेगा। अगला प्रश्न है धारा 138 के तहत यदि यात्री अतिरिक्त प्रभार देने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितनी जेल हो सकती है? सही उत्तर 6 महीना। धारा 138 के तहत धारा 138 बिना टिकट यात्रा से संबंधित है। यदि यात्री अतिरिक्त प्रभार देने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। अगला प्रश्न है जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, अर्थात अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना है। जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। अगला प्रश्न है अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ आगे की अपील के बारे में अधिनियम क्या कहता है? सही उत्तर है अधिनियम में अपीलीय प्राधिकारी के बाद आगे की अपील का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, अर्थात यह आदेश अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ आगे की अपील के बारे में क्या अधिनियम कहता है? अधिनियम में अपीलीय प्राधिकारी के बाद आगे की अपील का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है,
अर्थात अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। फिर भी विभागीय स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाता है, हालांकि न्यायिक समीक्षा खुली रहती है, अर्थात आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 156(1) के अनुसार छत पर यात्रा के दूसरे अपराध में न्यूनतम जुर्माना न्यायालय द्वारा कितना होगा? सही उत्तर है 2000 रुपए। धारा 156(1) के अनुसार छत पर यात्रा के दूसरे अपराध में न्यूनतम जुर्माना कितना होगा? न्यूनतम जुर्माना 2000 रुपए। अगला प्रश्न है, यदि 3 वर्ष बाद शास्ति राशि में वृद्धि करनी हो तो मूल आधार क्या होगा? सही उत्तर है अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम शास्ति का न्यूनतम पेनाल्टी का 10%। यदि 3 वर्ष बाद पेनाल्टी राशि में वृद्धि करनी हो तो आधार मूल्य क्या होगा? निर्धारित न्यूनतम पेनाल्टी का 10%। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 145(2) के तहत न्यूसेंस जारी रखने पर क्या सजा हो सकती है? सही उत्तर है 6 महीने तक कारावास या 5000 रुपए का जुर्माना। संशोधित धारा 145(2) के तहत न्यूसेंस जारी रखने पर 6 महीने तक कारावास या 5000 रुपए का जुर्माने की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है, धारा 147(2) के तहत यात्री क्षेत्र में प्रवेश के बाद जुर्माना न देने पर न्यूनतम सजा क्या है? सही उत्तर है 1 महीना कारावास या 2000 रुपए जुर्माना। धारा 147(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना। उस स्थिति में अगर हम जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो न्यूनतम सजा है 1 महीने का कारावास या 2000 रुपए जुर्माना। अगला प्रश्न है, जन विश्वास अधिनियम के तहत अपराध को अब किस रूप में देखा जा रहा है? सही उत्तर है अनुपालन की कमी, लैक ऑफ कॉम्प्लायंस, जिसे शास्ति से सुधारा जा सकता है, जिसे पेनाल्टी लगाकर सुधारा जा सकता है। दर्शन यह है कि छोटे उल्लंघनों को आपराधिक न मानकर नागरिक अनुपालन की श्रेणी में रखा जाए। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम की धारा 179(2) में किन धाराओं को संशोधित सूची से हटा दिया गया है क्योंकि वे अब शास्ति आधारित हैं? सही उत्तर है धारा 163 और 176। रेलवे अधिनियम की धारा 179(2) में किन धाराओं को संशोधित सूची से हटा दिया गया है? धारा 163 और 176। अगला प्रश्न है, जन विश्वास अधिनियम 2026 भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में लागू किया गया? सही उत्तर है 77वें वर्ष। जन विश्वास अधिनियम 2026 भारत के गणराज्य के 77वें वर्ष में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 बिना टिकट या जाली टिकट पर यात्रा करने के तहत अब न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार मिनिमम एक्सेस चार्ज कितना निर्धारित किया गया है? सही उत्तर है 500 रुपए। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 बिना टिकट या जाली टिकट पर यात्रा करने के तहत अब न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार मिनिमम एक्सेस चार्ज 500 रुपए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 142 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना भुगतान न करने पर सक्षम न्यायालय द्वारा कितना कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है? सही उत्तर है 6 महीने तक कारावास या 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। न्यायालय द्वारा 6 महीने तक कारावास या 2000 रुपए का पेनाल्टी या दोनों जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 144 के तहत रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने, हॉकिंग या व्यापार करने पर पहली बार में कितनी शास्ति का प्रावधान है? सही उत्तर है 2000 रुपए। धारा 144 के तहत यदि कोई व्यक्ति चौथी या उससे अधिक बार फेरी लगाने या व्यापार करने का उल्लंघन करता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी? सही उत्तर है कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकता है और 5000 रुपए तक जुर्माना। अगला प्रश्न है, संशोधित धारा 147 के तहत यात्री क्षेत्र पैसेंजर एरिया में बिना प्राधिकार प्रवेश करने और वापस जाने से मना करने पर कितनी प्रारंभिक शास्ति पेनाल्टी है? सही उत्तर है 500 रुपए।
संशोधित धारा 147 के तहत पैसेंजर एरिया में बिना किसी प्राधिकार पत्र के प्रवेश करने पर और वापस जाने से मना करने पर न्यूनतम 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है धारा 147(3) के अनुसार गैर यात्री क्षेत्र नॉन पैसेंजर एरिया में बिना प्राधिकार अनाधिकृत प्रवेश ट्रेस पास करने पर या संपत्ति का दुरुपयोग करने पर क्या सजा है? सही उत्तर है 3 महीने तक कारावास या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। अगला प्रश्न है संशोधित धारा 162 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे या स्थान में प्रवेश करने वाले पुरुष पर कितनी शास्ति लगाई जाएगी? सही उत्तर है 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। अगला प्रश्न है रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत रेलवे परिसर में गलत स्थान पर गाड़ी पार्क करने या वन वे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर कितनी शास्ति तय की गई है? सही उत्तर है 500 रुपए। अगला प्रश्न है जन विश्वास अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद रेलवे अधिनियम 1989 की किन धाराओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है? सही उत्तर है धारा 158 एवं 176। जन विश्वास अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 158 एवं 176 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है न्याय निर्णायक अधिकारी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी अपीलिएट अथॉरिटी के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है? सही उत्तर है 30 दिन। इस प्रकार यह जन विश्वास अधिनियम 2026 का वीडियो पूर्ण होता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और यदि किसी अन्य टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो तो कृपया कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।